Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024851 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम प्रश्न पत्र संख्या 51 का विश्लेषण करने जा रहे हैं। पेपर 51 आपकी स्क्रीन्स पर अब पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 76। हमें एरर पहचाननी है इस वाक्य में। सेवरल क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी आर्ग्यू। क्रिटिक्स का अर्थ है आलोचक। सरकार के कई आलोचक ये तर्क देते हैं दैट द न्यू मेजर्स का अर्थ है प्रावधान, नियम, कदम इंट्रोड्यूस टू फाइट क्राइम, अपराध से लड़ने के जो नए प्रावधान या नियम बनाए गए हैं आर सिंपली पेपरिंग ऑन द क्रैक्स। एरर कहाँ है? देखिए, किसी चीज़ को, किसी दोष को, कमी को छिपाने को कहते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। क्रैक दरार है, दरार भरने की जगह सिर्फ आप एक पेपर चिपका रहे हैं उसके ऊपर, तो आप किसी कमी दोष को ठीक नहीं कर रहे, बस उसको किसी तरह कवर कर रहे हैं। जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है वो पेपरिंग ओवर द क्रैक्स है, ना कि ऑन द क्रैक्स। हमारा उत्तर कौन से खंड में है? सी। उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। आप फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। पता लगाना है नीचे दिए गए वाक्य के किस खंड में एरर है। द प्लान हैज बीन अंडर डिस्कशन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। प्लान डिस्कशन में चलता आ रहा है 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से, बट नो डिसीजन हैज़ मेड येट। देखिए, ये जो क्लॉज है इसमें डिसीजन सब्जेक्ट है और ये क्लॉज पैसिव वॉइस में है, क्योंकि डिसीजन किसी और ने लिया है, स्वयं ने नहीं। ये पैसिव में होना चाहिए। नो डिसीजन हैज़ बीन मेड येट। हैज़ और मेड के बीच में बीन होना चाहिए। हैज़ बीन मेड येट हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। फिल इन द ब्लैंक करना है। ये फिल इन द ब्लैंक का सवाल एवलांच से संबंधित है। एवलांच वो स्थिति है जब पहाड़ों पर जमी हजारों लाखों टन बर्फ एक साथ नीचे गिर पड़ती है और एक बहुत त्रासदी जैसी घटना होती है। बहुत सारे पर्वतारोही आदि इसमें मारे जाते हैं। पढ़ते हैं इसे। बिकॉज दी आइस ग्रेन्स, जो हिम कण है, बर्फ के जो कण हैं, इन स्लश कहते हैं आधी पिघली हुई सी बर्फ जिसमें पानी बर्फ एक साथ मिक्स्ड हो जाए, थोड़ा सा कीचड़ भी हो। आर सो लूजली बॉन्डेड, इतने कमज़ोर तरीके से बॉन्डेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इट इज़ हाईली अनस्टेबल, कि बहुत ही ज़्यादा स्लश कैसी हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। एंड दस, इस प्रकार कैन कॉज और ट्रिगर एन एवलांच, जिससे एवलांच अर्थात हिमस्खलन हो सकता है। अन्य ऑप्शंस देखें। फ्लेक्सिबल लचीला है, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर है, और कॉम्पैक्ट का अर्थ है सघन या ठोस, मजबूत, टफ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। हिज स्टोरी इज डैश इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड। हिज स्टोरी इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ है अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय है इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। शब्द अविश्वसनीय जो अर्थ रखता है, बिल्कुल सचमुच अविश्वसनीय है। अन्य ऑप्शंस ज़रूर देखें। क्रेडिट वर्दी है भरोसे के लायक। क्रेड्यूलस है भोला भाला, जो आसानी से भरोसा कर ले, जिसे आसानी से भरोसे में लिया जा सके, वो क्रेड्यूलस है, भोला भाला। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है नाइव। अक्रेडिटेड का अर्थ है मान्यता प्राप्त। जैसे आप एक अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं तो मान्यता प्राप्त, या रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड इसका अच्छा सिनोनिम होगा। हमारा उत्तर बी रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन्स पर। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, वो शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। शब्द है न्यूमोनिया, स्पेलिंग तीसरी। न्यूमोनिया एक रोग है, ठीक है, फेफड़ों का, श्वास संबंधी रोग है, गंभीर रोग है। न्यूमोनिया की सही स्पेलिंग PNEUMONIA होती है, और इसमें P साइलेंट होता है। स्पेलिंग सिर्फ C सही है, बाकी सभी गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81। एक बार फिर से स्पेलिंग एरर का सवाल। हमें करेक्टली स्पेल्ड अर्थात वह शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। हमारा आंसर होगा डी, ग्रैंडियर या ग्रैंडियर, दोनों तरह से उच्चारित होता है ये शब्द।
ग्रैंडियर या ग्रैंडियर का अर्थ है भव्यता, वैभव, शान और शौकत। इसके लिए एक और पर्यायवाची नोट किया जाए, स्प्लेंडर, वैभवशाली, द ग्रैंडियर ऑफ राजपूताना फोर्ट्स। आपकी स्क्रीन पर चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें जो प्रश्न शब्द दिया है इसका मीनिंग बताने वाला ऑप्शन चुनना है। शब्द एक्सॉल्ट के दो प्रमुख अर्थ हैं, एक तो अर्थ है ऊंचा उठाना और दूसरा जो हमारे संदर्भ पर लागू होता है वो है प्रशंसा करना और खूब प्रशंसा करना। उपलब्ध विकल्पों में सिनोनिम होगा एक्सटोल। एक्सटोल का अर्थ है प्रशंसा या खूब प्रशंसा करना। ही वॉज एक्सटोल्ड बाई वन एंड ऑल, सभी उसकी सराहना करते थे, प्रेज। अन्य ऑप्शंस देखें, स्टील चोरी करना है, एक्सटीरियर बाह्य है, तो एक्सटीरियर पेंट कहाँ होगा, घर के बाहर की दीवारों पर। और एक्सेस का अर्थ है आधिक्य, जैसे इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा ही सूचना उपलब्ध है, देयर इज एन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब और द नेट। हमारा उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, 83rd क्वेश्चन। कॉन्स्टर्नेशन का अर्थ है वह फीलिंग जो आप महसूस करते हैं किसी निराशाजनक अथवा असुखद खबर के आने पर। तो वो कैसी फीलिंग है, वो शॉक तथा डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, वो निराशा की, आघात की फीलिंग है, इसे कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। अथवा फिर ऐसी फीलिंग से उत्पन्न होने वाली आशंका या एंग्जाइटी भी कॉन्स्टर्नेशन है। उपलब्ध विकल्पों में हमारा उत्तर होगा ए, डिस्मे का अर्थ है निराशा और उससे उत्पन्न होने वाला या लगने वाला आघात, शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट। बाकी ऑप्शंस देखें, कॉन्स्पिरेसी साजिश या षड्यंत्र है, कंस्ट्रेंट है कोई लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध, कोई बंधन, और डिले का अर्थ देरी है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न 84 आपकी स्क्रीन पर। कंपोजर का अर्थ है पीस या शांति। किसी महात्मा के चेहरे पर बहुत दिव्य शांति थी। ही हैड डिवाइन कंपोजर ऑन हिज फेस। हमें विलोम शब्द बताना है, बिकॉज निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। इसका ऑपोजिट होगा एंजाइटी, चिंता अथवा वरी। अन्य विकल्पों पर अगर नजर डालें तो नर्वस का अर्थ है व्याकुल। व्याकुल या नर्वस इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजर एक नाउन या संज्ञा है और नर्वस एक एडजेक्टिव। किंतु यदि नर्वसनेस ऑप्शन होता, व्याकुलता, तो ये उत्तर होने के काफ़ी करीब पहुंच जाता। आयोटा अंश या छोटा सा भाग है, एजिटेट है आंदोलित करना। जैसे आप एजिटेटेड हैं किसी चीज़ को लेकर तो आपके दिमाग में आंदोलन है। कोई समूह अगर आंदोलन कर रहा है तो दे आर एजिटेटिंग अबाउट समथिंग, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंसर एंग्जाइटी बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। सक्सिंक्ट का अर्थ है सारपूर्ण। अगर कोई बात सक्सिंक्ट है तो बड़ी कॉम्पैक्ट है, बड़ी सारपूर्ण है। अब हमें इसका क्या बताना है, ओपोजिट है। चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओपोजिट बताना है हमें। सक्सिंक्ट का उल्टा होगा वर्बोस। वर्बोस का अर्थ है शब्दों से भरा। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया तो वर्बोस लेटर। वर्बोस स्टाइल है जब आप बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करें, वर्डी। अन्य ऑप्शंस में फेलियर नाकामी है, एलिगेंस होता है शोभनीयता, सुंदरता। इन एलिगेंस उसका विलोम शब्द है अशोभनीयता, भद्दापन। और सटल, इस शब्द में बी नहीं बोला जाता। सटल का अर्थ है जो चीज़ गूढ़ है, ऊपरी तौर पर नहीं दिखाई देती। एक गूढ़ संदेश है जिसे बोलने वाला देता है, सुनने वाला समझ जाता है, पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती। अ सटल मैसेज, अ सटल हिंट। तो गूढ़, ऊपरी तौर पर जो दिखे ना। हमारा उत्तर वर्बोस होगा, क्योंकि सक्सिंक्ट सारपूर्ण है और वर्बोस शब्दों से भरा या शब्द रंजित। अगला प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स और फ्रेज विद द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, एक अंडरलाइंड वर्ड या फ्रेज है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये खंड अंडरलाइंड होना चाहिए। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो आइडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। वेलफेयर है कल्याण, भला। सरकार के पास लगता है
जनता के या आम आदमी के भले का कोई विचार ही नहीं है। नो आइडिया फॉर नहीं हो सकता, नो आइडिया अबाउट हो सकता है। देव नो आइडिया, नो क्लू अबाउट मीन्स उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि ये काम कैसे करना है। उपलब्ध विकल्पों में हमारा आंसर होगा ए, नो इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ। नो इंटरेस्ट इन मीन्स कोई रुचि नहीं है। यहाँ ये प्रपोजिशन गलत होने से ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नो आइडिया अबाउट होता तो ये ठीक हो जाता। नो इंटरेस्ट इन, सरकार की कोई रुचि ही नहीं है, दिलचस्पी ही नहीं है आम आदमी के भले में। अन्य कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नो अकाउंट फॉर भी नहीं, नो क्रेडिबिलिटी भी नहीं। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता है, पर विश्वसनीयता जनता के मन में होती है, यहाँ बात सरकार की सोच की है। उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। अब फिर से अंडरलाइन खंड में हमें पहचानना है कि क्या एरर है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। द वुंड का अर्थ है घाव, ऑन हिज हैंड हैज क्लोज्ड नाउ। घाव के भरने को कहते हैं हील होना, अथवा घाव का क्लोज अप होना। मैं कहूं माई वुंड हैज क्लोज्ड अप और हील्ड यानी भर गया है। क्लोज्ड गलत है। उपलब्ध ऑप्शंस में हैज हील्ड नाउ। हील्ड मीन्स घाव का भरना, घाव ठीक हो गया है। रिपेयर मरम्मत करना है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ना ही क्लीनिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। चूज द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन रेखांकित खंड को जो बदल सके। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। पॉपुलेशन एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, तो लिव्स होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा अंडर नहीं बिलो। किसी लेवल से ऊपर है तो अबव, किसी लेवल से नीचे है तो बिलो। जैसे अबव द शोल्डर, बिलो द शोल्डर। सो अबव अ सर्टेन पॉइंट, बिलो अ सर्टेन पॉइंट। लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। उत्तर होगा हमारा दूसरा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज टू गो फॉर द जग्युलर। गो फॉर का अर्थ है हमला करना, अटैक करना। जग्युलर हमारे गले में एक वेन है, बहुत इंपॉर्टेंट वेन अथवा नस है, शिरा है। अगर जग्युलर पर कोई अटैक करता है तो बहुत ऐसे हिस्से पर हमला करता है जिससे उस व्यक्ति की जान जा सकती है। ये जो शिरा है, वेन है, ये मस्तिष्क को हृदय से जोड़ती है। टू गो फॉर द जग्युलर का अर्थ है बहुत ही क्रूर हमला करना, टू मेक अ सैवेज अटैक। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र बजाना भी नहीं। टू गो टू वॉच अ सर्कस भी नहीं। टू गो हंटिंग, शिकार पर जाना भी बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। फिर से हमें दिए हुए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग बताना है। द प्रिमरोज पाथ। शाब्दिक तौर पर प्रिमरोज एक पीले रंग का फूल होता है, पर द प्रिमरोज पाथ जो मुहावरा है, इडियम का अर्थ है, इसका अर्थ है बड़ा सुखमय जीवन। ओके, जैसे मैं कहूँ लाइफ फॉर हिम हैज़ ऑल अलोंग बीन द प्रिमरोज पाथ। उसका जीवन हमेशा सुखमय रहा है। हमारा आंसर होगा अ लाइफ दैट इज फुल ऑफ प्लेजर। आनंद से भरा जीवन। अन्य कोई ऑप्शन इसके करीब नहीं जाता। मार्केट, मॉडर्न मार्केट प्लेस भी नहीं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णयन का अधिकार, ये भी नहीं। लाइफ दैट इज फुल ऑफ चैलेंजेस या चुनौतियों से भरा जीवन भी नहीं। हमारा उत्तर होगा बी, अ लाइफ दैट इज मीन्स पर। अब प्रश्न संख्या 91 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस डिस्क्रिप्शन को वन वर्ड से। टू एक्ट इन एन एक्सेसिवली obsequious मैनर। शब्द obsequious का अर्थ है फ्लैटरिंग, चापलूसीपूर्ण या खुशामद से भरा। किसी के आगे बहुत ज़्यादा खुशामदपूर्ण तरीके से बिहेव करना, एक्ट करना। हमारा आंसर होगा काउटाऊ। काउटाऊ का अर्थ है चापलूसी करना, खुशामद करना। जैसे पीपल आर ऑफन रेडी टू काउटाऊ टू पॉलिटिशियंस एंड फेमस पर्सनैलिटीज। प्यूअराइल का यद्यपि अर्थ है बचकाना, चाइल्डिश और इमैच्योर। बचकाना, अपरिपक्व। सिनाइल का अर्थ है बुढ़ापे से प्रभावित, बुढ़ापे से ग्रस्त। जब शरीर कमज़ोर होने लगे, स्मृति कमज़ोर होने लगे बुढ़ापे से, तो इस स्थिति को में गए व्यक्ति को कहते हैं सिनाइल। ऐसी स्थिति सेनिलिटी होती है।
तो हिंदी में बुढ़ापे से प्रभावित अथवा सठियाया हुआ। कॉल्ड्रॉन का अर्थ है कड़ाहा, कड़ाही या कड़ाहा। हमारा आंसर यद्यपि डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर फिर से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। द स्पेशल क्लोथ्स दैट आर वॉर्न एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर कैरिड एट ऑफिशियल सेरेमनीज। ऑफिशियल अवसरों पर, औपचारिक अवसरों पर जो कपड़े, विशेष कपड़े पहने जाते हैं या जो चीज़ें ले जाई जाती हैं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, राजा, प्रधानमंत्री आदि द्वारा, आंसर है रिगेलिया। शब्द रिगेलिया का अर्थ है राजसी पोशाक, आभूषण या वो चीज़ जो राजा या राजा समकक्ष कोई व्यक्ति कैरी करता है, राइट। तो राजा जो छड़ी लेके चलते हैं ऑफिशियल फंक्शंस पर, जिन्हें स्केप्टर कहा जाता है, उनकी पोशाक, उनके जो ज्वेलरी है वो सब मिला के कहलाता है रिगेलिया। अन्य ऑप्शंस देखें। एम्बलम का अर्थ है प्रतीक, लाइक अशोक चक्र हमारा नेशनल एम्बलम है। एपिथेट का अर्थ है कोई उपाधि। जब हम किसी व्यक्ति को कोई उपाधि, उपमा देते हैं तो वो एपिथेट है। उदाहरण के तौर पर अकबर द ग्रेट, जो द ग्रेट है वो उसका एपिथेट है। क्रीड का अर्थ है धर्म अथवा धर्म का कोई पंथ, ठीक है। तो पंथ या मत, संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, मत, पंथ। और कहते हैं हमारे कानून में हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। तो क्रीड है कोई मत, पंथ, संप्रदाय। हमारा आंसर यद्यपि रिगेलिया होगा। पैसेज करने का सही तरीका है पैसेज पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर करें। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न होता है कि क्या ये उचित नहीं होगा कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लें फिर पैसेज करें। देखिए, समय के अभाव में शायद ऐसा किया भी जा सके कभी, पर बेहतर तरीका हमेशा है पहले पैसेज पढ़ें। पढ़ते हैं। टू अवॉइड द वेरियस, वेरियस है विभिन्न, फूलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन। प्रोन शब्द का अर्थ है आसानी से प्रभावित या किसी नुकसान, दुष्प्रभाव की तरफ असुरक्षित। तो अगर आप प्रोन टू एक्सीडेंट हैं तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। तो प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स होगा कि वो गलतियां करता रहता है या वैसी गलतियां करने की उसकी प्रवृत्ति है, ये उसकी असुरक्षा है, कमजोरी है। अगर आप उन मूर्खतापूर्ण रायों को अवॉइड करना चाहते हैं, विचारों को, राय को, जिनके प्रति मानव जाति प्रोन है, आसानी से वो गलतियां कर लेती है, नो सुपर ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड। कोई परामानवीय, कोई महान मनुष्य का दिमाग की ज़रूरत नहीं है। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू फ्री नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स। कुछ सरल रूल्स आपको इन गलतियों से दूर रखेंगे, सभी से तो नहीं, पर सिली एरर्स, मूर्खतापूर्ण गलतियों से। इफ द मैटर इज वन, अगर मामला ऐसा है, दैट कैन बी सेटल्ड बाई ऑब्जर्वेशन, अगर मसला या मामला ऐसा है जो अवलोकन से हल हो सकता हो, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, आप खुद वह अवलोकन करें। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते। एरिस्टोटल could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. अरस्तु या एरिस्टोटल इस भ्रांति, इस गलतफहमी, इस गलती को आसानी से दूर कर सकते थे कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मुंह में दांत कम होते हैं। कैसे कर सकते थे? मात्र अपनी पत्नी मिसेस एरिस्टोटल को कहते कि आप अपना मुंह खोलें और उस दौरान वो उनके दांत गिन लेते। थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डू नॉट इज अ बैड मिस्टेक, सोचना कि आपको पता है जब आपको सचमुच नहीं पता है, ये बड़ी गलती है, बुरी गलती है। टू विच वी आर ऑल प्रोन, प्रोन का अर्थ है जो गलती हम करने के लिए प्रवृत्त हैं और उसकी तरफ हम असुरक्षित हैं, हमसे हो सकती है वो। आई बिलीव माई सेल्फ दैट हेजहॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स। हेजहॉग एक चूहे से थोड़ा बड़ा एक जीव होता है जिसके शरीर पर कांटे होते हैं, चूहे और नेवले के बीच के ऐसे आकार का, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने पूरे शरीर को एक गोलाकृति में बदल लेता है। ये जो हेजहॉग है, जंगली चूहे जैसा, ईट ब्लैक बीटल्स, बीटल कहते हैं झिंगुर को। मैं खुद सोचता हूँ कि जो हेजहॉग्स हैं वो काले झिंगुर खाते हैं, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि ऐसा होता है। But if I was writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this diet.
लेकिन अगर मैं एक किताब लिखूं हेजहॉग्स पर तो मैं तब तक इस बात पर भरोसा नहीं करूंगा और अपनी वचनबद्धता मुझे नहीं बतानी चाहिए इसके प्रति जब तक मैंने उन्हें ऐसा करते, उनको ऐसा भक्षण करते, डाइट लेते ना देखा हो। किनको? हेजहॉग्स को, ब्लैक बीटल्स को खाते। एरिस्टोटल हाउएवर, अरस्तु यद्यपि वॉज लेस कॉशियस, वो कम सावधान थे। एंशिएंट एंड मिडीवल राइटर्स, एंशिएंट है पुराने प्राचीन, मिडीवल है मध्ययुगीन राइटर्स, न्यू ऑल अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड सैलेमेंडर्स, वो सब कुछ जानते थे यूनिकॉर्न्स और सैलेमेंडर्स के बारे में। यूनिकॉर्न वो काल्पनिक अश्व या घोड़ा था कहानियों में जिसके माथे पर एक सींग होता था। यद्यपि यूनिकॉर्न कभी थे नहीं अस्तित्व में, ये एक मिथिक या कहानियों में पाया जाने वाला एक जानवर है, घोड़ा है। एंड सैलेमेंडर्स छिपकलियाँ होती हैं जो मिथिकल सैलेमेंडर्स थी, मीन्स कहानियों में, किस्सों में सैलेमेंडर्स थी, वो अग्नि में रह सकती थी, अग्नि से अप्रभावित थी, अग्नि का उन पर कोई असर नहीं होता था। Not one of them thought it necessary to avoid the dogmatic statements about them because they had never seen one of them. सभी मध्ययुगीन और प्राचीन लेखक जो हैं यूनिकॉर्न और सैलेमेंडर्स के बारे में दावा करते थे, वो जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये आवश्यक नहीं समझा कि वो उनके बारे में ज़्यादा कट्टरपंथी या पक्की धारणा वाले अपने कथन ना कहें जब तक कि उन्होंने उन्हें देखा ना हो। पढ़कर हमें अनुमान लग गया कि लोगों की भ्रांतियाँ के बारे में ये पैसेज है, वो भ्रांतियाँ जो अफवाहों के रूप में बहुत लोकप्रिय होने लगती हैं, और लेखक का जो विचार है वो ये है कि इन चीज़ों के बारे में खुद आप पता लगाएं, अनुसंधान करें, फिर भरोसा करें। पहला प्रश्न, दी ऑथर पोर्ट्रेज, ऑथर कैसे दर्शाता है मानव जाति को? एज वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं। हैविंग सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ भी नहीं। तीसरा, नर्वस एंड वीक भी नहीं। बाई एंड लार्ज लेजी एंड इग्नोरेंट, वो दर्शाता है कि लेजी है, छोटा मोटा काम करके, अनुसंधान करके पता करने की जगह वो कुछ चीज़ों को मानकर चलते हैं। एरिस्टोटल के उदाहरण से ये बात सिद्ध हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑथर कहता है कि मैं ड्रॉ करूं, निकालूं कंक्लूजन्स किस आधार पर? आंसर है एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल का अर्थ है प्रयोग सिद्ध, जो चीज़ आप प्रयोग करके, देखकर, अवलोकन से सिद्ध कर सकते हैं, वो सबूत है एम्पिरिकल एविडेंस। अन्य ऑप्शन देखिए, रीजनिंग आप जानते हैं, स्टडी ऑफ एमिनेंट थिंकर्स, एमिनेंट का अर्थ है प्रख्यात, फेमस, ये भी नहीं। डिस्कशन और कंसल्टेशन की बात नहीं है, बात वैज्ञानिक अध्ययन की है, उत्तर होगा तीसरा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यूनिकॉर्न्स एंड सैलेमेंडर्स, सैलेमेंडर्स और यूनिकॉर्न्स ऑथर के हिसाब से सिर्फ पुराने और मध्ययुगीन लेखक मानते थे, व्यवहारिक तौर पर किसी ने उन्हें देखा नहीं था। सो क्या उत्तर होगा इसका? एग्जिस्टेड इन द पास्ट, नहीं। आर इनविजिबल, अदृश्य है, नहीं। नेवर रियली एग्जिस्टेड, ये उत्तर है बिल्कुल सही, क्योंकि वो असल में थे नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार कोई देखने के बाद उन कट्टरपंथी या बहुत पक्की अवधारणा के कथन कहता, अर्थात असल में सैलेमेंडर्स और यूनिकॉर्न्स नहीं थे। पैसेज के इस खंड को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन, हैव कॉज्ड स्ट्रेंज स्टोरीज रिटन अबाउट देम, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अगला सवाल, सवाल संख्या 96 आपकी स्क्रीन पर। द ऑथर इम्प्लाइज, इम्प्लाई का अर्थ होता है आपके कहने का अर्थ होना। तो ऑथर या लेखक क्या कहना चाहता है? hedgehogs eat black beetles, hedgehogs do not really eat black beetles, he is writing a book or he has never seen। पैसेज के इस खंड में वो कहता है, अगर मैं किताब लिखूं तो मैं तब तक नहीं इस बात पर यकीन करूंगा जब तक मैं स्वयं उनके इस व्यवहार को देख न लूं। तो आंसर होगा, अभी तक उसने नहीं देखा है, he has never seen a hedgehog eating beetles। अन्य कोई ऑप्शन आंसर होने के समीप नहीं पहुंचता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर। द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज, ऑथर का कैसा दृष्टिकोण या रवैया है? ऑथर स्पष्टतः कहना चाहता है वैज्ञानिक अनुसंधान, पड़ताल, जांच से ही विश्वास किया जाए किसी चीज़ पर। आंसर होगा साइंटिफिक। अन्य ऑप्शन देखें, फिलोसॉफिकल का अर्थ है दार्शनिक, कल्चरल साहित्यिक, और टोटोलॉजिकल एक इंटरेस्टिंग शब्द है। जब
आप एक चीज़ को कहने के लिए कई शब्द जो मूलतः आपस में पर्यायवाची हैं उनका अनावश्यक प्रयोग करते हैं, तो आपकी भाषा या ऐसा प्रयोग होगा टॉटोलॉजिकल। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, आप कहते हैं वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ब्रिलियंट। चारों शब्दों का एक ही अर्थ है, वंडरफुल अथवा आउटस्टैंडिंग स्वयं पर्याप्त था। आपको टॉटोलॉजी नहीं करनी चाहिए थी, एक की जगह अधिक शब्द प्रयोग करने को कहते हैं टॉटोलॉजी, उससे संबंधित कहेंगे टॉटोलॉजिकल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। करने का सही तरीका हमेशा की तरह पहले सारे पैसेज को पढ़ लें, सभी खंडों को पढ़ लें और उनमें सही क्रम बनाने की कोशिश करें। तो पढ़ते हैं, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का अर्थ है प्रवास, पशु पक्षियों इंसानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑन अर्थ, प्रकृति पर होने वाली महानतम प्राकृतिक घटनाओं में से है। ईच ऑटम, ऑटम कहते हैं पतझड़ को, प्रत्येक पतझड़ में मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज एक प्रकार की बटरफ्लाइज हैं जो मिलियंस का अर्थ है लाखों में, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो लाखों मोनार्क बटरफ्लाइज जो है लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड्स का अर्थ है जहां वो प्रजनन करती हैं, अपने प्रजनन स्थलियां जो कि यूएस और कनाडा में है उनको छोड़कर वो चली जाती हैं हर पतझड़ में। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज़ एन अमेजिंग फिनोमिनन, ये जो प्रवास है मोनार्क बटरफ्लाई का, ये एक अद्भुत घटना है, फिनोमिनन है। दे ट्रेवल ओवर 3000 माइल्स, 1 मील 1.6 किलोमीटर से थोड़ा अधिक होता है, अर्थात 10 मील में 16 किलोमीटर से तनिक अधिक होगा। तो दे ट्रेवल 3000 माइल्स या 3000 मील का अर्थ है लगभग 4800 किलोमीटर के आसपास यात्रा वो करते हैं टू रीच देयर विंटर हैबिटेट, हैबिटेट का अर्थ है जहां आप रहते हैं, निवास या आवास की जगह, इन मैक्सिको। ये बटरफ्लाइज जो हैं ये यूएस और कनाडा से उड़कर 3000 मील की दूरी तय करके कहाँ पहुँच जाती हैं, विंटर में मैक्सिको में, अन्य देश है मैक्सिको। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई के व्यवहार और उसके माइग्रेशन पर है। देखिए इसमें जो सबसे आसान खंड है जहाँ से हम शुरुआत देखते हैं वो है सी, द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इज़ एन अमेजिंग फिनोमिनन। बाकी सारा जो पैसेज है ये इसके वर्णन पर है। एक बहुत अच्छा और आसान लिंक है सी बी, वो कहता है कि ये एक अद्भुत घटना है, बी कहता है इसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ाता है। हर पतझड़ में लाखों मोनार्क बटरफ्लाइज यूएस और कनाडा में अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स को छोड़कर चली जाती हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो 3000 मील की यात्रा करके मैक्सिको में आ जाती हैं। तो बी डी मैक्सिको में अपने विंटर शीतकालीन निवास पर आ जाती हैं। और दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन है ये दुनिया की सबसे अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं में से, डी के बाद हमें ए तक पहुंचेंगे जो इसको पूरा कर रहा है। तो वो खंड देखिए प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन्स पर, जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर हल करें। रिनाउंड फॉर इज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड अनयील्डिंग रिजॉल्व, अनयील्डिंग होता है जो झुके नहीं, रिजॉल्व है दृढ़ निश्चय, अपने असाधारण और न झुकने वाले दृढ़ निश्चय के लिए रिनाउंड का अर्थ है प्रसिद्ध। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1953, उनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला 1953 में। लीविंग बिहाइंड अ रिच लेगेसी, लेगेसी है विरासत, एक बहुत समृद्ध विरासत पीछे छोड़कर। ही पास्ड अवे इन 1965, 1965 में। बॉर्न इन 1874, 1874 में जन्मे। विंस्टन चर्चिल वॉज अ ब्रिटिश स्टेट्समैन, राजनेता, मिलिट्री लीडर एंड राइटर। ही लेड हिज कंट्री टू विक्ट्री अगेंस्ट नाज़ी जर्मनी, हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी को नाज़ी जर्मनी कहते थे क्योंकि उनके अधिनायकवादी पार्टी का नाम नाज़ी पार्टी था। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द 1940s, द्वितीय विश्व युद्ध में 40 के दशक में उन्होंने नाज़ी जर्मनी के विरुद्ध विजय में अपने देश का नेतृत्व किया। इतना पढ़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है चर्चिल के बारे में ये पैसेज है। देखिए इसमें सबसे आसान जो लिंक है पढ़ने पर हम पाते हैं वो है सी डी और दूसरा ए बी। सी खंड इस पूरी बात को शुरू करता है कि विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता, मिलिट्री लीडर और लेखक, जन्मे 1874 में। डी कहता है एक मिलिट्री लीडर के रूप में, देश के राजनेता के रूप में उन्होंने
नाज़ी जर्मनी के विरुद्ध विजय पाई 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके उपरांत ए, क्योंकि वो लेखक भी थे, राजनेता होने के अतिरिक्त अपने असाधारण और न झुकने वाले दृढ़ निश्चय के कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला लिटरेचर का 1953 में, और बी इसका समापन कर रहा है एक समृद्ध विरासत छोड़कर। वो चले गए विश्व को छोड़कर, उनका निधन हो गया, वो गुजर गए इन 1965 में। वो खंड ढूंढें जिसमें सी के उपरांत डी हो और ए के उपरांत बी। उत्तर होगा चौथा डी। और अब इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, हमें दिए गए वाक्य का वॉइस बदलना है। वाक्य है हेल्प द नीडी। द नीडी का अर्थ है ज़रूरतमंद लोग, नीडी पीपल। जैसे द पुअर का अर्थ है गरीब लोग अथवा पुअर पीपल, द रिच का अर्थ है रिच पीपल, ओके, या रिच लोग। तो द नीडी का अर्थ हुआ नीडी पीपल अथवा ज़रूरतमंद लोग। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। ऐसे में सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये एक इम्परेटिव वाक्य है। जिस वाक्य में कोई सुझाव, आदेश आदि हो उन्हें इम्परेटिव वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने में जो रचना होती है लेट, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका पैसिव में रूपांतरण करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट द नीडी, लेट द नीडी हमें चारों ऑप्शंस में मिल रहा है, और फिर बी के साथ थर्ड फॉर्म लेट द नीडी बी हेल्प्ड। कौन सा उत्तर हुआ? दूसरा। चौथा भी इसके काफ़ी निकट पहुंच रहा है, पर वहाँ बी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वो उत्तर नहीं हो सकता। हमारा उत्तर होगा 2। तो ये था विश्लेषण आपके पेपर संख्या 51 का। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अच्छे असर परिणाम के लिए इसे दोबारा देखें, खुद रिवाइज करें, और इसको करने के दौरान जो वोकैबुलरी आपने सीखी उसे लिखें, याद करें, अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करें। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग। थैंक यू एंड बाय बाय।